नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इस समय घमासान मचा हुआ है। सत्ता से लेके संगठन तक, संगठन से लेके दिल्ली तक, सत्ता से लेके हाईकमान तक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। उनके डिप्टी सीएम कुछ और बोलते हैं, संगठन कहाँ है, संगठन में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं। विधायकों में नाराजगी, तो सब किम कर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं। आखिर ये चल क्या रहा है, इस पे आज हम बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं लखनऊ से पत्रकार अभिषेक प्रकाश जी और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो गोयल जी, आप बताइए, आप दिल्ली में बैठ के लखनऊ को कैसे देख पा रहे हैं? राजन जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया है। और दूसरी चीज, मैं कोशिश करूंगा कि आपको लखनऊ की राजनीति या यूपी की राजनीति के बारे में यहां से बैठकर कुछ आपको जानकारी दे सकूं। तो जैसा कि 1 साल यूपी विधानसभा चुनाव में रह गया है और बीजेपी वैसे तो 24/7 हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि यूपी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस रखी है। लेकिन कमर जो कसी हुई है उसमें सरकार और दल के बीच में कुछ सामंजस्य बैठ नहीं रहा है। सरकार का जो आलम है, सरकार के अंदर जो 2 डिप्टी सीएम हैं, वो पूरब जाते हैं तो योगी सीएम पश्चिम जाते हैं। इस तरीके से सरकार के अंदर सामंजस्य की कमी दिख रही है। और जो चुनाव करीब जैसे जैसे आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मामले उठते चले जा रहे हैं यूपी की राजनीति में, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माना जाता है कि वो चुनाव किसी ना किसी तरीके से जीत लेती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन पिछले आम चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भारी झटका लगा है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सचेत और सजग दिख रही है। लेकिन जब सरकार और प्रदेश भाजपा में आपस में जब टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो इससे ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने अंदर सामंजस्य नहीं बैठा पाई और जो लगातार जो मुद्दे उठ रहे हैं उनको अगर कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो उनके लिए आने वाला चुनाव काफी घातक साबित होने वाला है। अगर यूपी हारते हैं तो ये समझ लीजिए लगातार उनके पीछे, उनके आगे जितने भी चुनाव होंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा सबक मिलेगा और विपक्ष को काफी मजबूती मिल सकती है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। जी गोयल जी। अभिषेक जी, आप बताइए, आप तो दिल्ली में सत्ता के पास में बैठे हैं, आप करीब से देख रहे हैं, बीजेपी कार्यालय भी आप जाते हैं, देखते हैं, कवर करते हैं। सत्ता और संगठन में कुछ सामंजस्य दिख नहीं रहा, विधायकों की नाराजगी अलग है। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या सब कुछ सही चल रहा है जी, सबसे पहले या तो नहीं? धन्यवाद आपका। सबसे पहले धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि गोयल साहब ने बताया कि जो इस समय जो भाजपा का सत्ता संगठन का जो संघर्ष है, या कहें लखनऊ और दिल्ली का जो संघर्ष है, वो जो मुझे लगता है अब किसी से छुपा नहीं, किसी भी सतह पे छुपा नहीं। जो भी यूपी की राजनीति की थोड़ी बहुत जानकारी रखता होगा, सब नहीं भी रखता होगा, सबको पता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी हालिया योगी जी का बयान भी आया था कि जो है दिल्ली की हवा दम घोटू है, वो जो है वहाँ की हवा ठीक नहीं है। तो वो ये जो बयान था, ये एक कमेंट भी था, एक सांकेतिक कमेंट भी था कि जो है दिल्ली की हवा सही रखने का जिम्मा सिर्फ राज्य सरकार रेखा गुप्ता का नहीं है, वो दिल्ली की केंद्र सरकार का भी है। तो वो एक तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को निशाना बना के बयान दिया गया। और इस तरह की हिमाकत आज तक भाजपा, जो कि एक
अनुशासित पार्टी कही जाती है, उसका कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का बयान जो सीधा केंद्र को टारगेट करता हो, मोदी और अमित शाह को टारगेट करता हो, ऐसा किसी ने नहीं दिया है। तो ये अपने आप में, ये बयान भले ही छोटा दिख रहा हो, लेकिन अपने आप में सांकेतिक रूप से बहुत बड़ा है। और इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि जो है दिल्ली और लखनऊ के बीच में अब कोल्ड वॉर नहीं, अब इसको हॉट वॉर ही कहेंगे। अब कुछ आंकड़ों पे चले जाते हैं। 2024 का जो आम चुनाव हुआ, जैसा कि गोयल साहब ने बिल्कुल सही बताया कि उसमें जो उन्होंने हार देखी, उसके बाद ये लोग सजग व सक्रिय हो गए। लेकिन अगर उन्हीं आंकड़ों को देख ले 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो यूपी में जो सीटें कम आई भाजपा की वो तो हुई, अगर उन्हीं सीटों को, लोकसभा के चुनाव को विधानसभा की लीड में कन्वर्ट करते हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, यानी कि जो महागठबंधन है, उसको 200 लगभग 224 सीटें, मतलब मेजोरिटी के फिगर से पार मिल रही है, वो जीत रही है। अगर हम लोकसभा आम चुनाव को, इस चुनाव का लिटमस टेस्ट अगर कंसीडर करते हैं, तो वो महागठबंधन तो जीत रहा है 224 सीटों के साथ, अगर वही परिणाम आते यहाँ पे तो। यहाँ अभी ये भाजपा अगर कुछ अपना ठीक कर ले जाएगी, जो कि दिख नहीं रहा है, तो भले ही बेहतर कर सकती है, क्योंकि उसके जी बाद जो चीजें हैं वो बिगड़ी हैं, कुछ बनी नहीं है। आप देखिए ना, उसके बाद ठाकुरवाद के जो आरोप लगे मौजूदा राज्य सरकार पे, उसके बाद जातिवाद के जो लगे, अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, तो ये चुनाव के बाद, और ये कहा कि जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक है। उसके बाद जो ये घटना हुई थी लखीमपुर खीरी की, जिसमें कुर्मी विधायक को जो है एक सजातीय कार्यकर्ता ने, भाजपा कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया, तो कई दिन तक जो सदर सीट का सिटिंग विधायक है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो रूलिंग नहीं पार्टी हुई। का सदर सीट का जो सिटिंग जी विधायक है, उसी शहर का, अपने शहर में जी जी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जो कि रूलिंग जी पार्टी जी का है। जी जी, बिल्कुल तो ये सही जो बात आप कह रहे हैं कि और, वो तो एक लखीमपुर का केस था जो सामने आया था। उत्तर प्रदेश जी में यत्र तत्र ये सामने आते रहते हैं, विधायकों का रोष प्रकट होता है, जो कि अभी बुंदेलखंड में हुआ, जो मंत्री को घेरा गया और वो जी एकदम ललकारता हुआ आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हुआ और विधायकों का ये दर्द छलकता है। और दिल्ली की हवा ठीक नहीं है गोयल जी, दिल्ली की हवा ठीक नहीं है। ये हवा तो वो सब जान रहे हैं कि दिल्ली में क्या है, लेकिन दिल्ली की हवा जो ठीक नहीं है वो ये है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलते हैं। और जो प्रकरण सबसे बड़ा, जब सबसे लेटेस्ट जो सामने आया वो शंकराचार्य जी का, जो शंकराचार्य जी के साथ जो घटना हुई और वो धरने पे बैठ गए और जो उनमें रोष व्याप्त हुआ, और उसमें उनके जो दोनों डिप्टी सीएम जो पहले केशव मौर्य बोलते हैं, वो समर्थन करते हैं। और अब तो बेटा, जब ठाकुर ब्राह्मण ये जब चला, तो इसको रिपेयर करने के लिए संगठन ने उतारा या दिल्ली से उतारा या बीजेपी चाह रही है कि कोशिश कर रही किसी तरह से रिपेयर हो, कि जो जैसे अभी इन्होंने कहा अभिषेक प्रकाश जी ने कि जातिवाद का जो खांचों में बांटने की कोशिश हुई, उससे बड़ा डेंट हुआ बीजेपी को। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, बैकवर्डवाद, ये सब, या तो ये जो अभी लेटेस्ट सबसे जो सामने उदाहरण आया है वो है ब्रजेश पाठक का बोलना। वो एक ब्राह्मण नेता है और यहाँ का सो कॉल्ड बीजेपी के ब्राह्मण फेस भी हैं, और उन्होंने अभी कल ही बोला कि शंकराचार्य के साथ गलत हुआ। यानी कि ये तो सीधे से खिलाफत बोल रहे हैं, विपक्ष अब हमलावर हो गया। शिवपाल ने तुरंत कहा कि अगर जब इतना ही बुरा लग रहा है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। तो ये तो जो बयान आता है दिल्ली से, जो बयान आता है दिल्ली के सह पे बयान आता है या कहाँ से आता है, वो तो सरकार को उल्टा चला जाता है, विपक्ष का लाभ होता है उससे। आप इसको कैसे देखेंगे गोयल जी? देखिए राजन जी, जो हालात दिख रहे हैं केंद्र और यूपी गवर्नमेंट के बीच में तालमेल की कमी की वजह से आ रहे हैं। आपने देखा कि शंकराचार्य वाले मामले में केशव प्रसाद ने कुछ और बयान दिया, योगी उनको राक्षस कालनेमी बता रहे हैं और शंकराचार्य उनको औरंगजेब और बाबर की औलाद बता रहे हैं। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आपको ये याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव 2022 के आए, तब उसमें रिजल्ट में देखा गया कि जिस तरीके से खींचतान मची आपस में जिस तरीके से
योगी को केंद्र में जो बैठे हुए मोदी और शाह कतई नहीं चाहते थे कि योगी को फिर से बनाया जाए, लेकिन वो 5 साल तक सरकार चला के उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्होंने दूसरी बार लगातार चुनाव जीतकर ये एक रिकॉर्ड बना दिया। आज तक का यूपी में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि लगातार कोई पार्टी 2 बार चुनाव जीते। ये रिकॉर्ड योगी के खाते में चला गया। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मान लीजिए कि योगी का कुछ ना कुछ तो प्रभाव है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि योगी को ना तो शासन करना आता है, ना पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ कैसे बैठा जाए उसका उनको कोई अनुभव है। बस वो हेकड़ी और ऐश के कारण उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से वो गाय बैल को हाँकते हैं, उसी तरीके से वो अपने नेताओं और मंत्रियों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इनके बीच में आपसी में तलवारें खींची रहती हैं। अगर मेरे को तो ये दिख रहा है कि जिस तरीके से ये खींचतान आपस में मची हुई है, उसमें योगी को या तो चुनाव के ठीक पहले हटाएंगे, या अगर चुनाव जीत भी गए किसी तरीके से, तो योगी आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री तो बनने से रहे। और दूसरी चीज, अगर महागठबंधन अच्छा करता है तो फिर ये समझ लीजिए कि ये आखिरी पाली खेल रही है बीजेपी यूपी में। बाकी तो आप जानते ही हैं, देश की सभी सुप्रीम और प्रीमियम एजेंसी इनके पास है, साथ में इलेक्शन कमीशन भी है, तो ये हारता हुआ चुनाव भी जीत सकते हैं, जैसा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में आप देख चुके हैं। जी गोयल जी का मानना है कि अब 2 बार तो मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन आने वाले चुनाव में 27 में क्या होगा ये स्पष्ट दिख रहा है कि खींचतान बहुत अब सतह पे और सामने आ गई है और कोई झुकने को तैयार नहीं है। ये तो दिल्ली में भी दिख रहा है और लखनऊ में भी दिख रहा है। अभिषेक जी, आप जाते रहते हैं, आप बीजेपी कार्यालय भी जाते हैं, आप विधान भवन भी जाते हैं, आप वहाँ की चौपाल में, वहाँ की राजनीति में, लखनऊ में क्या चल रहा है उस पे भी नज़र रखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, विधायकों का असंतोष तो सामने आ गया है, जनता में उनका क्या रुख है, क्या सोचना है? वो ठीक है कि मीडिया ने अपनी एक पॉम्प एंड शो बनाया हुआ है, एक ब्रांडिंग बनाई हुई है मीडिया, उस पे जो सूचना विभाग है या यहाँ का जो पीआर डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, एक इमेज को ले रहा है, उस पे बहुत भारी भरकम खर्चा भी किया जा रहा है। लेकिन क्या केवल उसकी बिना पे क्या आपको लगता है कि ऐसे ही सितारा चमक रहा है या तस्वीर कुछ दूसरी है? ग्राउंड पे आप कैसे देखते हैं इसको? जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सिर्फ केवल सूचना विभाग और मीडिया को मैनेज करके अगर चीजें सब ठीक हो सकती होती या सितारा चमक सकता होता, तो 2024 लोकसभा आम चुनाव के नतीजे वो नहीं होते जो हुए। अब इस समय भाजपा के साथ एक बड़ा खतरा ये भी है कि उसका जनाधार खिसकने का। भाजपा की जो सरकार कई सालों बाद जो अपनी मेजॉरिटी बनी है, अपने दम पे भाजपा ने सरकार या तो कल्याण सिंह के समय में बनाई थी या अभी 2017 में मोदी के आने के बाद बनी है। दोनों तब हुआ है जब लीडरशिप जो है वो एक ओबीसी नेता के पास थी। पहले कल्याण सिंह के पास, बाद में जब मोदी जी के पास लीडरशिप आई तो वो भी अगर आप देखें तो ओबीसी है। तो जो सरकार बनी है भाजपा की कई साल बाद अपने दम पे, उसमें 2017 में तो योगी जी लीडर थे नहीं, उनका नाम आगे था नहीं, उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया था। जीते थे, जो भाजपा ने ये चुनाव जीते हैं, वो जीते हैं सवर्ण प्लस गैर यादव ओबीसी वोटों को लामबंद करके। मतलब बाकी लोगों ने भी वोट दिया है, लेकिन ये जो मेन उन्होंने किया है कि गैर यादव ओबीसी वोटों को लामबंद किया, जिसमें कई छोटी पार्टियों, निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे अपना दल कुर्मियों की पार्टी हो, इन सब छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया, रालोद के साथ भी गठबंधन किया और गैर यादव ओबीसी को संगठित करके अपने साथ मिलाया। एक लीडरशिप भी ओबीसी नेता की मिली और साथ में सवर्णों का वोट जो है वो इकट्ठा हो गया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनिया। तो ये अभी खतरा सबसे बड़ा ये है कि जो अभी जो मौजूदा सरकार पे एक तो जो जातिवाद का आरोप लग रहा है, उसमें ठाकुरवाद बनाम पिछड़ा हो गया, जिसमें एक लखीमपुर खीरी का भी हमने उदाहरण दिया था कि जिसमें कुर्मी बनाम ठाकुर उस समय चल रहा था, हो गया था। अच्छा, कुर्मी वोटों की नाराजगी तो हमें 2024 के लोकसभा आम चुनाव में, जिसमें बड़े कई विश्लेषकों ने ये बोला कि 2024 के लोकसभा आम चुनाव में कुर्मी वोट
खिसका है, कई विश्लेषकों ने कहा कि खिसका है। तो ये अगर ओबीसी वोट, गैर यादव ओबीसी वोट जो है वो भाजपा के पास से खिसकता है, प्लस थोड़ा बहुत भी जो आजकल मीडिया में चल रहा है कि ब्राह्मण वोट, सवर्णों में ब्राह्मण वोट जो है वो अगर खिसक के कांग्रेस या बसपा में भी के पास चला जाता है, तो इस समय भाजपा प्रदेश सरकार के पास खतरा ये है उसका जनाधार खिसकने का, जो कि बना हुआ है सवर्ण प्लस गैर यादव ओबीसी से। तो ये समस्या है, ये ग्राउंड पे है। बाकी मीडिया में जो दिखा रहे हैं, जो इश्तिहार और विज्ञापन में दिखा रहे हैं, वो तो चलिए अपनी जगह, वो तो हर सरकार, हर राज्य सरकार करती है, हर मुख्यमंत्री करता है, हर प्रधानमंत्री करता है। लेकिन ये जो मौजूदा स्थिति जो ग्राउंड पे है, वो यह है कि विधायकों का असंतोष तो है ही, कार्यकर्ताओं का भी असंतोष है। किसी भी मुख्यमंत्री को, संगठन को, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना पड़ता है। ये मुझे लगता है कुछ एक एक्सेप्शन है कि जो है ऐसा हो रहा है यहाँ यूपी में कि सरकार जो है वो संगठन को साथ लेकर नहीं चल रही। जी, जी, जी। तो ये जी, जी जी, अभिषेक प्रकाश जी ने जो बात सामने लाए वो ये कि उन्होंने एक तो समीकरण बताए, अब समीकरण जो बचे वही सवर्ण प्लस जो ओबीसी, जो ईबीसी जिसे कहेंगे, यादव और कुर्मी को छोड़ के जो ईबीसी है उनके ऊपर केवल रह गया है, बाकी कुछ जातियां खिसक रही हैं, जैसे कि पीडीए विपक्ष का काम कर रहा है। दूसरा, कार्यकर्ताओं में नाराजगी स्पष्ट दिख रही है। तीसरा, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो ब्यूरोक्रेसी है वो जिस तरह से हावी है, वो आम जनमानस को भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है। वो ठीक है, केवल ये एक हवा बनाई जा रही है कि क्राइम रोका गया है और अपराध रुक रहे हैं, ये हो रहा है, भ्रष्टाचार रुक रहे हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं, लेकिन पब्लिक में भी पता है और खबरें भी आती हैं यत्र-तत्र कि भ्रष्टाचार कहीं रुका नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जैसी तस्वीर दिखाई जाती वैसी है नहीं। क्राइम तो पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं हो ही रहा है, प्रभावी नहीं है वो। दूसरे ब्यूरोक्रेसी जो इतनी हावी है, उससे पब्लिक नाराज़ भी है, ये भी एक नाराज़गी है। तो एक तो ये कि बहुत अच्छी तस्वीर है नहीं, जैसी तस्वीर दिखाई जा रही है, पीआर डिपार्टमेंट के थ्रू वो तस्वीर है नहीं। तो गोयल जी आपको क्या लगता है कि आने वाला 27 कुछ बदलाव लेके आ सकता है, मुख्यमंत्री को लेके? चेहरा भी बदला जा सकता है या क्या सब जैसे चल रहा है ऐसे ही तीसरी बार ऐसे ही होगा? कौन बाजी मारेगा? क्योंकि रस्साकसी चल रही है दिल्ली और लखनऊ में। देखिए देखिए राजन जी, जैसा कि माहौल बनाया जा रहा है उसको देख के लग रहा है कि योगी को आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं चाहता है। ये संघर्ष आपको दिख सकता है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की में ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, ये इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, जो हिंसा और वारदातें बढ़ रही हैं, पुलिस का जो रुआब और जो उनका भय दिखाते थे बदमाशों के प्रति, लेकिन आजकल जो गुंडेगर्दी करते थे, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के खुद सदस्य हो गए हैं। अब आप जो सदस्य नहीं है वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस की शय पर किस तरीके से कोहराम और आतंक मचाते दिख रहे हैं, इसका एक नमूना हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि हिंदू रक्षा दल है, उसके कार्यकर्ता जहां जाते हैं गुंडई करते हैं, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हैं। पुलिस उनको पकड़ती है और साधारण से धारा में बंद करती है, 2 दिन बाद वो छूट के बाहर आ जाते हैं। अब जनता ये समझने लगी है कि जो गुंडागर्दी फैलाई जा रही है वो सरकार और पुलिस की शय पर है, तो इसका असर आम जनता पर पड़ता है और मौका पाने पर वो बदलाव भी कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के टोटलिटी में देखा जाए तो ग्राफ गिरता जा रहा है। भले वो मेन मीडिया नहीं दिखाता, वो सिर्फ अपने एजेंडा चलाकर विपक्ष को गिराने की कोशिश करता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पीडीए और कांग्रेस का जो गठजोड़ दिख रहा है, वो निश्चित तौर पे बदलाव की स्थिति को दर्शा रहा है और आने वाले समय में ये कहा जा सकता है, इस बात का अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 30 साल बाद सरकार में आई थी, अब उसके जाने का समय आ गया है। योगी जी की विदाई निश्चित तौर पे तय हो गई है। जी, गोयल जी, आपकी बात आई और आपको
बिल्कुल आपने स्पष्ट किया कि जो गठजोड़ बना है, इधर एनडीए की जो स्थिति है वहीं की वहीं है, दूसरी तरफ जो पीडीए उभर के आ रहा है और जो विपक्ष का गठजोड़ सामने आ रहा है जिसमें सारी पार्टियां एक साथ हो रही हैं और अटैकिंग है, उससे लगता है कि अब वो आने वाले समय में चुप नहीं बैठेंगी और अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देखिए एसआईआर के मुद्दे पे सब एक साथ हैं और बिल्कुल बोल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि यूपी में जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, जो प्रमुख विपक्ष है, वो शांत नहीं बैठा है, वो एसआईआर पे लगातार काम कर रहा है। और जैसा कि अभिषेक प्रकाश जी ने बताया कि ग्राउंड में जो कार्यकर्ता की नाराजगी है, वो भी कहीं न कहीं उसका भी असर दिखेगा। और ये सारी चीज़ें आला हाईकमान में बीजेपी भी महसूस कर रही होगी, क्योंकि उनके पास तो सब रिपोर्ट जाती रहती है और वो अपना आकलन भी करते रहते हैं। दूसरा रस्सियाकसी जारी ही है, बदलाव की बयार भी भयंकर तरीके से चल रही है, जिसके परिणाम भी सामने आ ही रहे हैं, सत्ता में भी दिखते हैं। संगठन तो अभी संगठित हो ही नहीं पा रहा है, उनको तो जो निर्देश जितना मिल रहा है उतना काम कर पा रहे हैं, उत्साह नहीं है। ये तो स्थिति है, अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग इस चर्चा में आए, आपने भाग लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।